अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, इस वक्त आलमी मीडिया पर जो इशू छाया है वो उस पर हम पहले भी शो कर चुके हैं, लिख चुके हैं, लेकिन इस वक्त उसमें शिद्दत इस वजह से आई कि पहले 1 अप्रैल को एक मुल्क दूसरे पे हमला करता है, फिर दूसरा मुल्क 13 अप्रैल को जवाब देता है, उसके जवाब में एक और हमला होता है। लेकिन ईरानी हुकाम उसके जवाब में ये कहते हैं कि हम फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। ऐसे लगता है कि जैसे वो गुरेज कर रहे हैं कि जंग को बढ़ने से रोका जाए। और अमेरिका का पैगाम है काम डाउन, आप ज़रा इसको डिफ्यूज़ करें सिचुएशन को। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा शोर आलमी सतह पर इसलिए है कि फिर जो माजी में हमले किए गए उनका क्या मकसद था, और हमास और इसराइल की जो कशीदगी पैदा हुई उसमें ईरान पहले तो खामोश रहा, लेकिन जब ईरानी सफारत खाने पर हमला हुआ तो ईरान ने उसके जवाब में जो हमला किया, ईरान के मुताबिक तो डैमेजेस हुए, लेकिन इसराइल ने कहा कि कोई बड़ा नुकसान इसराइल में नहीं हुआ और ना ही रिपोर्ट किया गया इस नहीं। अब इस पर जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी बहुत सी तशवीश है, उनके जहनों में भी बहुत से सवाल है। मेरा ख्याल है मैं मेंशन कर देती हूँ कि किस किस ने आपसे सवाल पूछा है और फिर सारे जवाब जो हैं वो एकदम ज़ाहिर है कनेक्टेड हैं चीज़ें, तो आप डॉट्स कनेक्ट कर दीजिएगा। आतिफ मलाज साहब खैरपुर से हैं, उन्होंने कहा है कि फ्यूचर क्या है इस जंग का, इस टेंशन का, और वो जो डील सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान हवा में थी उसका क्या बनेगा। एम एहसान साहब हरीपुर से, वो भी कुछ जानना चाहते हैं हमास और इसराइल के हवाले से। आमिर अहमद साहब कनाडा से आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे ये सब मिले हुए आपस में, अमेरिका का जिस तरह का रिस्पॉन्स है ईरान के बारे में जैसे मिली भगत होती है। इसके अलावा आमिर अहमद साहब कनाडा से ये जानना चाह रहे हैं कि माजी में तो ईरान और अमेरिका शीरो शक्कर होते थे, अब एकदम क्या हुआ, और इसराइल के मामले में भी ईरान का पहले और मौक़िफ़ था, अब चेंज हो गया। अभी इस वक्त इन अटैक्स के बाद पहला सवाल जो हर एक के जहन में है कि ये जो तनाज़ा है या ये जो आग भड़क रही है चिंगारी, ये बढ़ेगी या सिमटेगी इस अटैक के बाद? जी सही कह रही हैं आशा, काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। हमने मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते पहले जब ये शुरू हुआ था तो इसके ऊपर मैंने तबसरा किया था जी। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की, मगर पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं जी। और कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है सारा कुछ, फ्लक्चुएट करी सिचुएशन, और बहुत से सवाल खड़े हो गए कि ये कुछ साजिश थी इसराइल की, ये ईरान का कोई लॉन्ग टर्म प्लान था, हमास और ईरान मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, इसराइल और अमेरिका मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, यूके जर्मनी इनकी क्या पोजीशंस हैं, यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका इसके साथ कोई तल्लुक़ है या नहीं है, रूस की क्या पोजीशन है, चाइना की क्या पोजीशन है, ऑयल के साथ क्या होगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ जाती है। अभी ऑयल ऐसे ऐसे हुआ है, हिला है मगर कोई ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत से सवाल खड़े हो गए, मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो अभी भी हवा में घूम रहा है कि ईरान इज़ अ न्यूक्लियर इंटेंशन पावर, वो बनना चाहता है न्यूक्लियर पावर। इसराइल पहले दिन से इसकी कोशिश है कि इसको रोका जाए, इसीलिए अमेरिका ने इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और उसकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसको जो सैंक्शंस हैं उसका ताल्लुक उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ लगाया हुआ उन्होंने। इसराइल और अमेरिका की ये भी कोशिश है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो, कि वहाँ के हुक्म की छुट्टी कराई जाए, हुक्मरान की छुट्टी कराई जाए, इस्लामिक रेजीम ख़त्म की जाए और प्रो वेस्टर्न रेजीम लाई जाए। ये कोई नई बात नहीं है। 1951-52 में जब ऑयल का इशू बना था तो उस वक्त भी अमेरिका ने ईरान के अंदर जो एक सोशलिस्ट रेजीम थी उसको उड़ा के रख दिया था, रेजीम चेंज कर दी थी यूके ने और यूएसए ने। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये लंबी सोच के मुताबिक इसराइल और अमेरिका एक्ट कर रहे हैं। अच्छा। मगर मैं जो शुरू करना चाहूँगा यहाँ से, जिसके ज़रिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा, फिर आप प्रेडिक्शन भी कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नया राउंड है ये जब ये नया राउंड शुरू हुआ है तो ये उसके अंदर कौन सी 2 चीज़ें थी जो नज़र आ रही थी कि कोई नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, वो क्या थी, जिसकी वजह से कुछ हम जैसे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, इसके बाद क्या होगा, ये क्यों हो रही हैं, और वो क्या थी डेवलपमेंट। तो ये थी कि सऊदी अरेबिया और यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, बहरीन, कुवैत, ये इनके तल्लुकात इसराइल के साथ बढ़ने शुरू हो गए थे, और यहाँ तक बात चल गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की तरफ जा रहे हैं इसराइल की। यहाँ पाकिस्तान में भी तबसरे शुरू हो गए कि इसराइलीज़ जो है बड़े कीन हैं कि सऊदी अरेबिया के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान पे भी प्रेशर डाला जाए कि अगर इस्लामिक ममालिक OIC के जो हैं सारे, उनमें से जो लीडर्स हैं उनके, वो तो तैयार हो गए इसराइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए।
या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए। तो पाकिस्तान तो उधर है जिनका ताल्लुक भी नहीं है फ़लस्तीन के साथ, इन लोगों का तो है। तो ये अगर तैयार हो गए तो तुसी कड़े खाते बैठे हो, तुसी भी तैयार हो जाओ। बिकॉज अगर आप तैयार हो जाते हैं तो इसराइल के जो टिल्ट है टुवर्ड्स इंडिया वो फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की भी ज़रूरत है कि अगर इसराइल प्रो इंडिया है तो अगर वो इसराइल को आप थोड़ा बहुत रिकग्निशन की तरफ जाते हैं तो इसराइल की टिल्ट इंडिया की तरफ कम हो जाएगी, वो आपके साथ बैलेंस करना शुरू कर देगा और अमेरिका और भी आपसे खुश हो जाएगा। तो ये इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी खुर्शीद कसूरी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी एक मुलाकात हुई थी टर्की के अंदर इजरायली ऑफिशियल्स के साथ भी। कहा यह जाता था कि जी वो एक्सीडेंटल मुलाकात हो गई, वो होटल में आ रहे थे, वो जा रहे थे तो हेलो हेलो हाय हो गई। तो सारी गलत बात, ऐसे नहीं होता, सब प्लानिंग के तहत होता है। तो ये चीज़ें एक्सप्लोरेशंस चल रही थी वो दिन। और एक अब आखिरी स्टेज ऐसी आई थी कि इसराइल, सऊदी अरेबिया एंड दीज अदर कंट्रीज दैट आई मेंशन्ड, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये तैयार हो गए थे कि इसराइल के साथ आगे बढ़ा जाए, उनके एम्बेसडरशिप्स एक्सचेंज की जाए, थोड़ी बहुत रिकग्निशन हो। इस दुबई वालों ने तो इसराइलीज़ को इनवाइट किया है कि दुबई में आके प्रॉपर्टी ख़रीदें और इन्वेस्टमेंट्स करें, और बड़े डेलीगेशंस आने से जा रहे हैं। और एक तरफ तो ये हो रहा था, दूसरी तरफ जब ये हो रहा था तो जाहिर है एक दूसरी सोच भी थी कि ये अगर हो गया तो सारा फ़लस्तीन का जो मसला है वो तो लोग भूल जाएंगे। एक दफ़ा ये तजारत शुरू हो गई और आना जाना शुरू हो गया और इसराइल की इन्वेस्टमेंट्स अरब वर्ल्ड में शुरू हो गई तो अरब वर्ल्ड तो भाग जाएगा लड़ाई झगड़े से, वो तो फिर पैसे की बात आ जाएगी। तो इस चीज़ को रोका जाए, इसको होने ना दिया जाए, इसको साबोटाज किया जाए। तो ये दूसरी एक सोच थी, पैरेलल चल रही थी। अच्छा, अब ये इधर से ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, उधर से एक सोच थी कि इसको रोका जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन ये ऐसे हुआ कि एकदम विदाउट वार्निंग हमास की अटैक आ गई इजराइल के ऊपर। उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला तो ये था कि ये जो सारी पेशकदमी हो रही थी ये रुक गई। बिल्कुल, सबसे पहले हॉल्ट हो गया ना, जो सऊदी अरब और इस्राइल सारे इनिशिएटिव से सारे रुक गए, मुआहदा होने जा रहा था। उसके बाद जब वो इजराइल ने जो काउंटर अटैक की जी, उसके साथ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ये बात कि अब तो हो ही नहीं सकता कुछ। इजराइल ने तो जेनोसाइड कमिट कर दी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सब कुछ हो गया तो सबसे पहले जो मुझे जो सोच आई कि सारी इजराइलीज और अमेरिकन और सारा वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल को तो सरप्राइज शॉक अटैक आया, ये हमास ने, ये क्या शॉक हो गया, इजरायली इंटेलिजेंस को पता नहीं चला क्या नहीं हुआ। पता चला। अरे भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इतनी बड़ी स्केल के ऊपर हमास ने जो अटैक की थी, लैंड सी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। और ये इसका कम से कम साल लग गया होगा इसकी प्लानिंग के अंदर। अब मुझे बताएं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मनूवर, इतना वाइड स्प्रेड मनूवर, ये इजराइल को पता ही नहीं चला। सोया हुआ था इजराइली मोसाद सोई हुई थी। मोसाद ने तो हर जगह पे इन्फिल्ट्रेशन की हुई है। मोसाद की इज़ कंसिडर्ड टू बी इवन बेटर इंटेलिजेंस एजेंसी देन CIA। तो क्या CIA को नहीं पता चला कि हमास एक साल से तैयारी कर रहा है और क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहा है? ये हो ही नहीं सकता। अब मेरी थ्योरी ये है कि हमास अपनी तैयारी कर रहा था एंड दे लेट दिस हैपन, और अमेरिका को भी पता था और इसराइल को भी पता था कि ये कुछ तैयारियां कर रहे हैं, हमारा जो ये इनिशिएटिव्स हैं इसको डीरेल करने के लिए। अच्छा। तो इन्होंने सोचा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शायद अगर ये हो जाता है, हमारा तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, मगर हमें एक मौका मिल जाएगा एक चीज़ का। वो मौका हमें मिलेगा कि हम उड़ा के रख देंगे गाज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों को, और गाज़ा को फारग कर देंगे। ये जो इसराइल के, जैसे कहते हैं ना, द हार्ट ऑफ इसराइल, एक फोर्स बैठी हुई है जिसमें हमास इज़ पॉपुलर, इज़ फ़लस्तीन। ये फ़लस्तीन का मसला ही ख़त्म करें हम। इस अटैक जब आएगी तो इसको कहेंगे कि टेररिस्ट अटैक, इसराइल की मौजूदगी के ऊपर, वजूद के ऊपर ये अटैक आई है। सारी दुनिया जो है हमास को कंडेम करेगी, इसको हम कहेंगे टेररिस्ट अटैक। हमें नुकसान हम अपना होने नहीं देंगे, हम काउंटर अटैक करेंगे। उस काउंटर अटैक के अंदर गाज़ा खाली कर देंगे और बंदे मार देंगे, ख़त्म हो जाएगी ये बात। आखिरी ये पैलेस्टाइन का मसला ही ख़त्म हो जाएगा, निकाल देंगे, मार देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये प्लानिंग थी। इनको पता था कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा करने दो, शायद हेल्प ही की हो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए, करो। और तैयारी इनकी पूरी थी कि कोई क्या कर सकता है हमास। तो इन्होंने अलाउ किया कि वो हो जाए ताकि इनको मौका मिल जाए कि ये
रिमेनिंग जो पट्टी रहती है वो जो है जहाँ उसको भी फलस्तीनी खाली है, करा दें और सेटल इशू ही ख़त्म कर दें। हाँ। वो एक दफ़ा हो ही गई ख़त्म, 2 स्टेट सोल्यूशन फारग जी। ठीक। दूसरा कि जब इसराइल ने ये सोचा कि और अमेरिका ने कि जब हम ये करेंगे तो जाहिर है फिर रिएक्शन आएगा। जाहिर है वो कहाँ से आएगा? वो यूके से तो नहीं आएगा, यूएसए तो नहीं आएगा, वो रिएक्शन आएगा ईरान से, रिएक्शन आएगा लेबनान से, रिएक्शन आएगा सीरिया से, जहाँ फ़लस्तीनियंस और एंटी इजराइल लॉबीज़ हैं, राइट, जहाँ हिजबुल्लाह है और दूसरे ग्रुप्स हैं, वहाँ से आएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक और मौका मिल जाएगा हमें कि हम इनको भी अटैक करें, बिकॉज वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ईरान भी प्रोवोक हो जाएगा, क्योंकि ईरान भी हेल्प कर रहा है प्रॉक्सीज के जरिए। सारी इशू यही था ना, वो जो जर्नैल को मारा था उसी ने तो सारी ये प्रॉक्सीज बनाई थी। अब अगर उसको मार दिया और अगर प्रॉक्सीज जिंदा है तो ये अच्छा मौका है, प्रॉक्सीज को भी अटैक करो क्योंकि आपके ऊपर अटैक हुई है, और ईरान को भी कर दो। एक तीर से कई शिकार। इस प्लान के तहत इन्होंने कहा करने दो हमास को, किया उन्होंने। इन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। इन्होंने हर जगह पे वही किया जो इनका प्लान था। जहां मिस कैलकुलेशन हो गई, मिस कैलकुलेशन होती है ना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप कुछ एक्शन लेते हैं, आप सोचते हैं इसका ये होगा, मगर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ भी हो जाती है जो आपने पहले देखी नहीं होती। इसमें क्या हुआ? इसमें 2 चीज़ें हुई। एक ये कि रेजिस्टेंस जो आई from Hamas and other Palestinian groups वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी चीज़ ये कि इतनी रेजिस्टेंस आई जब इसराइल ने अटैक किया, काउंटर अटैक किया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो वेस्टर्न कैपिटल्स थे वहाँ अब इसराइल ने ये वर्कआउट नहीं किया था। उनका ख्याल था कि सारी उम्र हमें इसराइल को तो प्रोटेक्ट करते रहे। ये नहीं पता था कि वहाँ भी जैसे पाकिस्तान के अंदर डेमोग्राफिक चेंज आया है कि हमारी भी 50% से पॉपुलेशन जो है वो 35 साल 18 और 35 साल की उम्र में है। उनके कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। उन्होंने वो प्रोपेगेंडा, वो सारा कुछ जो है उस तरीके से नहीं अपनाया हुआ जिस तरीके से पुरानी जनरेशन ने किया है, जिनको हॉलोकॉस्ट याद है या जिनको परसिक्यूशन ऑफ जूज़ याद है। ये वो लोग हैं जो कि फ्रीडम और आज़ादी में यकीन करते हैं, रेजिस्टेंस में यकीन करते हैं। यंग पीपल ने जो रिएक्शन किया है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड में तो होना ही था, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जर्मनी में, आयरलैंड में, ग्रीस में, जापान में, हर जगह पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, इनका ख्याल था कि ये इतना नहीं होगा, बिकॉज इसराइल की लॉबीज बड़ी स्ट्रांग है, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। मगर हर जगह पे रिएक्शन आना शुरू हो गया। शुरू में ये रिएक्शन इन्होंने, इसराइल ने कोशिश की इस रिएक्शन को कहा जाए कि ये हमास टेररिस्ट है, वो रिएक्शन करें आप। अच्छा। हमास इज़ अ टेररिस्ट, हमास इज़ टेररिस्ट। इसीलिए उन्होंने हार्वर्ड, प्रिंसटन और वो जो उधर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रेक्टर्स और उनके डीन्स को फारग किया, क्योंकि वो हमास को कंडेम करने से कतरा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं किया, इनको निकालो। इतना काउंटर ऑफेंसिव इसराइल ने किया कि हमास को कंडेम करो, हमास को कंडेम करो। वो जब इसराइल ने वो इस्तेमाल करके जो पुश किया है, जिसमें बॉम्बिंग अस्पतालों की कर दी, बच्चों को मार दिया, 35,000 ख़वातीन, बच्चे, इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया जो कॉम्बेटेंट्स नहीं है, उसका जो रिएक्शन आया है दुनिया में, वो इसराइल ने सोचा नहीं था कि ये होगा। उसका ख्याल था कि फ़र्क कर दें। वो रिएक्शन ऐसा आया कि हुकूमतें जो हैं इन मुल्कों के अंदर अंडर प्रेशर आ गई, प्रोटेस्ट कि ये कि इसराइल को ऐसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और लफ्ज़ जेनोसाइड जो है वो एक ज़माने में कोई बंदा कहता था कि वहाँ जेनोसाइड हो रहा है तो सोचा जाता था कि सोमालिया में हो रही है या सूडान में हो रही है। ये वेस्टर्न नेशंस और इन जगह पे कभी जेनोसाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये पहली दफ़ा जेनोसाइड का जो लफ्ज़ है, वाइपिंग आउट एन एंटायर पॉपुलेशन, नस्ल कुशी, ये अब वेस्टर्न वोकैबुलरी में, यंग पीपल की वोकैबुलरी में आ गया। और प्रो इसराइल लोग भी जो है वो भी घबरा गए कि यार ये क्या हुआ है, तो उल्टे गले पड़ गए। इसकी वजह से फिर रीथिंकिंग करनी पड़ गई। अच्छा, फिर वो जो रीथिंकिंग हो रही है उसके अंदर ये जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि इसराइल ने फिर सोचा कि यार ये तो उल्टा हो गया, तो हमारे गले पड़ गई है। हमने तो निकाला था, सोचा था कि हमारे हक में सारा कुछ होगा, मगर यहाँ तो उनके हक में जाना शुरू हो गया। सारी पॉपुलेशन हमारे खिलाफ होनी शुरू हो गई। पब्लिक ओपिनियन का ये और जा रहा है, गवर्नमेंट्स कुछ और सोच रही। तो इवन जो बाइडन जो है वो भी अंडर प्रेशर आके बेचारे अवॉइड कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कहना चाहता, वो कहता है कि हमसे सपोर्ट तो करना है इसराइल को, मगर कैसे, अब कह रहे काम डाउन, अब काम डाउन। तो अमेरिका जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो पीछे हट गया। यार ये क्या हो गया,
तो ये तो सोचा ही नहीं था कि ये भी होगा, इतनी जल्दी होगा। इजराइल इतनी मगरूरियत में जो उसने घमंड था, ताकत हाँ का। उसने जो किया है वहाँ, वो अब दुनिया उसको रिजेक्ट कर दिया। इस स्टेज पे इजराइल ने सोचा अब सारा टेंशन हमास से हट के गाजा और इजराइल पे आ गया, फोकस उधर हो गया ना। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ईरान को प्रोवोक करो। ये हमास के साथ काम नहीं बना, ईरान के खिलाफ सारी दुनिया है। वो न्यूक्लियर इशू भी है वहाँ, और सब कहते हैं कि वो टेररिस्ट हैं, और वहाँ ईरानियन के अंदर भी बड़ी रिप्रेशन है, डिक्टेटरशिप है, इधर चलो। उन्होंने फिर सोचा कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक अभी नहीं करते, इनडायरेक्ट अटैक करते हैं। उनकी एम्बेसी डमास्कस में, वहाँ उसको अटैक करते हैं, क्योंकि वो टेरिटरी ईरान की है। हर एम्बेसी जो होती है वो उस मुल्क की टेरिटरी होती है। हाँ। तो एन अटैक ऑन एन एम्बेसी इज़ एन अटैक ऑन द कंट्री। तो उन्होंने सोच समझ के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ईरान के ऊपर फोकस करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सारी दुनिया ईरान के खिलाफ है, इस्लामिक कंट्री ना, रेजीम है, उन्होंने उसको अटैक किया। अब उसके बाद ईरान ने सोचा अब हम क्या करें। ईरान तो दूर से बैठा हुआ था, अगर हेल्प कर रहा था तो बिहाइंड द सीन्स हेल्प कर रहा था हमास वगैरह की और प्रॉक्सीज की, डायरेक्ट तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि इजराइल ने ईरान को अटैक कर दिया, छेड़ दिया जान के अब करो कुछ। अब वो जाहिर है उनको तो कुछ करना है, जैसे जवाब तो देना है, जवाब 2 मिसाइल पाओगे तो 2 80 पा देंगे, ये तो फिर करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के साथ पंगा लिया ईरान ने, तो जवाब पाकिस्तान को देना, हालांकि वो कोई इशू नहीं था, मगर वो नहीं थी। हाँ। तो ईरान ने फिर सोचा अब हम क्या करें। ये तो इजराइल तो चाह रहा है कि हम आए, फिर इनको मौका मिल जाएगा अमेरिका को और इनको और सबको कि ये फिर हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। हम तो जंग में नहीं जाना चाहते, मगर हमने अपनी इज्जत भी रखनी है, अपना ऑनर भी रखना है। अब क्या किया जाए फिर? तो सोचा ये कि चलो फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा। क्या प्लान बनाया ईरान ने? ये प्लान बनाया कि कोई ड्रामा करते हैं। अच्छा, ड्रामा करते हैं। हाँ। ऐसे जैसे कि बहुत सख्त हमने बहुत बड़ा अटैक कर दिया, हिला के रख दिया, उड़ा के रख, ऐसी की तैसी। हाँ। मगर साथ ही अमेरिका को कह दिया जो हम करने जा रहे हैं आपको 1 हफ्ता दे रहे हैं, तैयारी कर लें। अच्छा, हम ये करने जा रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा, आप आसानी के साथ जो कुछ हम भेजेंगे उनको शूट डाउन कर दीजिएगा। हम कहेंगे हमने बहुत हमला कर दिया, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप इजराइल को कोई आप भी तैयारी कर लें, जॉर्डन भी तैयारी कर ले, सऊदी अरेबिया भी तैयारी कर ले, जहाँ जहाँ से हमारे ऊपर से जाएंगे उनको शूट करते जाएं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और इसका नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। प्रॉमिस कहीं और किया था जी। अमेरिका को बैक चैनल के जरिए आप सारी कोऑर्डिनेशन कर ली। अच्छा, ताकि ये बात आगे ना बढ़े। अदरवाइज तो फिर उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक कर देना। अगर ये इफेक्टिव होती है ईरानियन अटैक, और तबाही हो जाती है, जो तादाद बता रहे हैं, करना भी था और अपने ऊपर अटैक भी नहीं लानी थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने ये सारा ड्रामा किया कि जी 130 ड्रोन्स गई, पता नहीं कितनी क्रूज मिसाइल गई, ड्रामा हो जी ऐसे जैसे कि पता नहीं आसमान भर गया, हो गया। हाथी सोच के तो निकले की निकले, सूंड भी नहीं निकली। तो पता ये चला कि 2 बंदे भी नहीं मरे, 10 बंदे भी नहीं मरे इजराइली, और कुछ तो उड़ते उड़ते कुछ शूट डाउन कर दिया। उर्दन ने भी कुछ उर्दन ने भी कर दिया, और यूके वाले भी आ गए और कहा भी 1-2 ला दिए। हाँ, पता जो सारे अनुसी और सब लोग पता सब तैयार बैठे, सब लोग सब चीज के चलो ये ड्रामा कर रहा है, ईरान ने करना है तो ऐसी ड्रामा करना है, और ड्रामा हो गया जी सारा। ठीक है जी, कुछ नहीं निकला। हुन इजराइल ने सोचा कि यार ऐसे बड़ी जल्दी खत्म हो गया काम, कुछ होया ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो होंदा वो भी नहीं होया। तो अब इजराइल ने सोचा कि कुछ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ा ड्रामा किया और हम चुप करके बैठ जाएं। तो उन्होंने फिर अब क्या किया है कि अब जाके एक इस्फहान में एक बेस है, एयर बेस है, उसके ऊपर 2 मिसाइल फेंक दिए। ईरान ने आगे से कहा कहाँ, हम तो देखा ही नहीं कोई मिसाइल आए, कोई नहीं। हाँ, डाउन प्ले कर रहे हैं टोटल उनका मीडिया, पता नहीं क्या है, कोई ऑयल टैंकर बड़ा वो नहीं, कोई नहीं। ठीक, इजराइल कह रहे हैं हमने किया है, वो कहते कितने की था, अमेरिकन मीडिया भी। हाँ, अमेरिकन मीडिया भी। अच्छा, तो ये सारी मिली भगत हो चुकी है अब, कि ये इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना। इजराइल का जो प्लान था वो आधा कामयाब हो गया, आधा नहीं हुआ। ईरान को वो नहीं खींच सके अंदर। इनका प्लान था गाजा भी साफ करे, ईरान को भी साफ कर दे इसी झटके के अंदर। वो हुआ नहीं। अब ये है कि स्टेलमेट हो गया। ईरान कहता है जी हमने तो और कुछ नहीं करना, और इन्होंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हमने किया है, ये कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं। समझ नहीं आ रही। हाँ, लेकिन आपने समझा दी गेम। तो ये गेम थी। अच्छा, तो ये नेशंस इस किस्म की गेम्स खेलते हैं।
और अब अमेरिका के अंदर जो बाइडन ने भी कह दिया कि जी बस करो, बहुत हो गया। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, इसराइल को जो घबराहट थी ना, वो पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो गया जो कि अमेरिका ने वीटो नहीं किया कि सीज़ फायर होना चाहिए गाज़ा में। इसराइल तो ये चाहता ही नहीं है कि सीज़ फायर हो, वो तो इसको कंटिन्यू करना चाहता सारी चीज़ को, उसके तो टारगेट्स हैं ना। हाँ, तो अब ये है कि इसराइल को इस बात की समझ आ गई है कि अब उसको इसको बढ़ाने में, इसको एक्सटेंड करना, ये वॉर जो है इट्स नॉट इन हिज इंटरेस्ट, और अब इसराइल के ऊपर प्रेशर आएगा ऑन गाज़ा, सीज़ फायर इन गाज़ा। ओके, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके जो सारा ये जो कुछ हुआ है उसमें पैलेस्टीनियंस की भी बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और बहुत, मगर पैलेस्टाइन का जो इशू है वो पहली दफ़ा 70 सालों में सिंस द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड और इसराइल जब से बना है, तो उसके बाद पहली दफ़ा पैलेस्टाइन जो है ग्लोबल इशू बन गया। पहले इट वाज अ मिडिल ईस्टर्न इशू, इसके साथ क्योंकि इसमें बड़े इश्यूज खड़े हो गए हैं सारे, तो ये अब ग्लोबल इशू बन गया है, पहली बात। दूसरी बात ये सिंपैथी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो शिफ्ट हो गई है यंग जनरेशंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड अवे फ्रॉम इजराइल एंड टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन कॉज। ह्यूमन राइट्स के लिए सब खड़े हो रहे हैं। और आज जो मुश्किल आपको नज़र आ रही है, जो सेक्रीफाइस है, जो कुर्बानी है इजरायली पैलेस्टीनियंस की, वो एक वक्त आएगा कि एक्नॉलेज की जाएगी और उनको उनका राइट मिलेगा। तो ये इस किस्म की जो हिस्टोरिक स्ट्रगल्स होती हैं आयशा, उसमें इस किस्म के मोमेंट्स आते हैं और टाइम लगता है, और फिर उसके बाद कोई रास्ते खुलते हैं। और ठीक है, वो ये मामला फैला क्यों और आग से दोनों मुल्क खेल रहे हैं, तो वो कहाँ जाके सिमटेगा, ये तो आपने एक्सप्लेन कर लिया। जेनोसाइड का आपने जब वर्ड आप बात कर रहे थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक मेमो लीक हुआ है जिसमें उन्हें कहा गया कि आप अवॉइड करें जेनोसाइड का वर्ड यूज़ करने से। अमेरिका ये कर रहा है क्योंकि वहाँ पे जो बाइडन को इलेक्शंस में अपनी हार का खदशा भी है, उधर नेतन्याहू को करप्शन एलिगेशंस का सामना है। देखें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लिंक करते हैं। अब आप बताएं मुझे, पाकिस्तान भी तो एक अहम फरीक है सारे तनाज़े में। कोई स्टेटमेंट अभी तक हमें ऐसी दिखाई नहीं दी जो किसी एक की फेवर में जाती हो। पाकिस्तान ने अवॉइड किया तबसरा करने से, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कहा जा रहा है पुराना शेड्यूल था, फिर सऊदी अरब का डेलीगेशन यहाँ से होके गया। इसको अमेरिका भी बड़े गौर से देख रहा है कि पाकिस्तान इस मामले पर क्या करेगा। पाकिस्तान से अमेरिका को इस मामले पर तवक्को क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं है, ख़ास तवक्को नहीं है, बस यही है कि आप बाहर ही बैठे, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल की साइड तो ले नहीं सकता। अगर किसी की साइड लेनी है तो पैलेस्टाइन की लेनी पड़ेगी, मगर और सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया को भी बड़ी तकलीफ है, वो तो कुछ और करने जा रहे थे, वो सारा रुक गया काम। उसको वापस एजेंडे को वापस लाना, या जो पटड़ी से जो रेलगाड़ी उतर गई है उसको वापस लाना वक्त लगेगा ना। और इसराइल को अब बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी बिफोर द इस्लामिक वर्ल्ड विल गो टू रिस्टोर नॉर्मलसी। तो वो जो सारा इनिशिएटिव था वो ख़त्म हो गया। वैसे एक सवाल जो मैंने पूछा उसके जवाब में जो हमारे एक व्यूवर हैं सिटी साहब के, उनको ये जवाब भी मिल गया कि वो जो डील एक होने जा रही थी, हिस्टोरिक डील, उसका मुस्तकबिल क्या होगा उसमें भी वक्त लगेगा, लेकिन कम अज़ कम लेवल पर फ़लस्तीन तनाज़ा उभर कर सामने आया है इस सारे मामले के बाद। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत से मामलात में क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है, और वो पहले चंक में जो हमने एक ग्लोबल इशू डिस्कस किया उसमें बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल गए, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी एक और बड़ा मसला है जिस पर आपका एनालिसिस दरकार होगा। ऐसे में जब पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुई है, सख्त फैसले लिए, आवाम के ऊपर ही बोझ आया, बट एट द सेम टाइम जो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। अब हम पाकिस्तान की मईशत की बहाली की कोशिशें देखते हैं तो वो एक तरफ हैं, और IMF के ये खदशात एक तरफ हैं। हम किस पे यकीन करें? अच्छा किया ये बात की, क्योंकि एक अखबार में इसको बढ़ा चढ़ा के इस इशू को हाईलाइट किया, मगर ये इतना बड़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी इसकी। मैं बताता हूँ क्यों। ये एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें IMF तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म्स किए हैं और जो इनिशिएट किए हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ये आगे जाके बेहतरी आएगी। अच्छा, तो यहाँ तो तारीफ़ हो गई, मगर एक फुट नोट में, मेन रिपोर्ट में नहीं, फुट नोट होता है कि कोई एक छोटी सी चीज़ होती है जो रह जाती है, वो कहते हैं कि हम नीचे लाइन ड्रॉ करके ना तो एस्टेरिस्क लगा के यहाँ फुट नोट में भी एक और कोई पॉइंट रेज कर देते हैं। उसकी कोई अहमियत इतनी नहीं होती क्योंकि वो फुट नोट होता है।
वो मेन पॉइंट्स जो हैं वो मेन रिपोर्ट में होते हैं। मेन रिपोर्ट बड़ी पाकिस्तान के हक़ में है। एक फुटनोट में उन्होंने जिक्र कर दिया है कि दरअसल हमारी एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम उन ममालिक को शामिल करते हैं जहाँ जंग की सूरत है, दहशतगर्दी है या जंग की सूरत है, जिसके साथ खाना जंगी है, जिसके साथ हम उन ममालिक को इमदाद देने के लिए तरीके और ढूंढने पड़ते हैं किस किस्म की इमदाद देनी है। अच्छा। या देनी है या नहीं देनी या कौन सी कंडीशंस लगानी है। तो उनका ये कहना है कि ये जिन ममालिक का आपने नाम लिया है जिसमें सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन, इराक, जहाँ खाना जंगी है, जहाँ जंग चल रही है किसी किस्म, वो कहते हैं कि जनवरी 1 से लेके 2024 जनवरी 1 से लेके मार्च 1 तक, ये 3 माह के अंदर अंदर अगर इन किसी मुल्क के अंदर 25 से ज़्यादा हलाकतें हो जाएं और जंग टेररिस्ट या वॉर की वजह से, तो उनको हम कहते हैं वॉर टॉर्न इकोनॉमीज। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि ये वो मईशत है जहाँ जंग जारी है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में बहुत दहशतगर्दी हुई है, आपको पता है, जिसमें 5 चाइनीज़ इंजीनियर वो भी मारे गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का उनको जो है ना, पाकिस्तान का टेंशन भी आ गया है कि यहाँ तो 25 से ज़्यादा मारे गए हैं, हमारे यहाँ तो 3-4-5 सोल्जर्स सिविलियन हर रोज़ मारे जा रहे हैं। कोई बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, कोई अप नॉर्थ मारा जा रहा है, जिसके अंदर TTP और बाकी टेररिस्ट ग्रुप जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान और TTP, ये हमले कर रहे हैं हमारे ऊपर, और बलोच इंसर्जेंट्स हमले कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस कंडीशन की वजह से पाकिस्तान को भी कंक्लूड कर लिया जाए इस कैटेगरी के अंदर ऑफ वॉर टॉर्न कंट्रीज़, वो ममालिक जहाँ जंग हो रही है। अच्छा, अब ये मसला है, ये तो मेरे हिसाब से ये फुटनोट में भी नहीं आना चाहिए था। अच्छा। क्यों? इसलिए कि यही हुआ, इतनी प्रोमिनेंस मिल गई कि आपके एक अखबार ने हेडलाइन लगा दी और आपने मुझे ये सवाल पूछ लिया, परेशान हो गई आप कि ये क्या हो रहा है। हालांकि ये बिल्कुल IMF ने ज्यादती की है। अच्छा। उसकी वजह, एक तरफ IMF पैसे दे रहा है आपको मईशत के लिए और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, ठीक, जिसके बेसिस के ऊपर आपको सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह भी पैसे दे रहे हैं। IMF दे रहा है तो वो दे रहे हैं। आप तो एक रीबिल्डिंग प्रोग्राम जा रहे हैं, आप तो पाकिस्तान को बेल आउट कर रहे हैं। ये वॉर टॉर्न इकोनॉमी तो है नहीं। आप जब इसको वॉर टॉर्न इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमाकत की है IMF ने। ये किसी बेवकूफ़ यंगस्टर ने उस फुटनोट के अंदर लिख दिया है अपने नंबर लगाने के लिए, और जो सारा IMF का प्रोग्राम है और पाकिस्तान को सपोर्ट करना, उसके ऊपर पानी फेर दिया है। अच्छा। फुटनोट में भी ये नहीं आना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जबकि ये आ गया है, पहली बात तो ये है कि हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं, कम से कम उनकी इतनी एक आध तो चिड़िया IMF में होनी चाहिए थी ना, कि पता लगता कि इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीज़ भी लिखी जाने जा रही है। अगर उनको ये नहीं पता था तो पता करना चाहिए था कि ये रिपोर्ट जो आ रही है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ क्या देगी, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे गड़बड़ हो जाएगी। इनको कोई इल्म नहीं था, इन्होंने कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं की। चले, इंटेलिजेंस गैदरिंग की, नहीं हुई, अब आ गया, अब क्या करें? अब तो अभी प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए ना, अभी दे हैव टू टेक इट अप कि यार ये क्या आपने कर दिया है, वी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस, और दिस इज काउंटर टू द IMF प्रोग्राम जो आपने इनिशिएट किया। इससे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? ये तो इसीलिए तो अब तहरीक जो है उसको उठाएगी इस बात को कि जी देखिए, एक तरफ वो आपको पैसे दे रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं तो आप तो पैसे के काबिल ही नहीं है कि आप पैसा इस्तेमाल कर सके। इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे आएगी? अगर ऐसी बातें शुरू हो गई तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से कहाँ से आएगी? कौन इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा सूडान में या इथियोपिया में या यमन में? पाकिस्तान इज नॉट दैट केस। तो इसलिए ये बड़ी ज़्यादती की है IMF के किसी बच्चे ने और डाल दिया है। हो सकता है कि अब मैं इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाता, मगर आजकल इंडियन अमेरिकन जो हैं बड़ी हर जगह में पहुँचे हुए हैं, इसको चेक किया जाए। मैं समझता हूँ वी शुड फाइंड आउट कि क्यों ये फुटनोट आया है, और वी शुड प्रोटेस्ट टू द IMF कि ये फुटनोट जो है इसको रिमूव किया जाए इस रिपोर्ट से। ठीक है, दिस इज वेरी डैमेजिंग टू पाकिस्तान इवन एज अ फुटनोट। हाँ, अच्छा, वो जो वजारत ख़जाना के हुकाम की नाकिस हैंडलिंग का कह रहे हैं कि IMF के मामलात को उन्होंने नाकिस हैंडल किया, उस पर प्रोटेस्ट उनका लॉन्च करना बनता है, लेकिन आपने लॉन्च कर दिया है। वाकई ये अच्छा कहते हैं किसी चीज़ की हैयत और उसकी असल हालत से ज़्यादा इंप्रेशन मैटर करता है। देखिए ना, इंप्रेशन बहुत गलत गया, बिल्कुल आपने इसकी निशानदेही कर दी कि ये फुटनोट में आया है और इस पर पाकिस्तानी हुकाम का एहतजाज बनता है, क्योंकि एक तरफ वो कोशिशें कर रहे हैं सरतोड़, विजिट कर रहे हैं अमेरिका के हमारे
हमारे वजीर खजाना, और यहाँ पर ये रिपोर्ट ये कह रही है कि वो जो जिनके हालात अंदरूनी सतह पर इतने ख़राब हैं, उन ममालिक के साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। जब बात अंदरूनी मामलात की हो रही है तो ज़रा हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ ही आ जाते हैं। मतलब जरूरी है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ जाना? आपने मेरे तल्लुकात खराब कर दिए। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई इरादे, ऐसी कोई नीयत नहीं है। असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला सेठी साहब दोबारा उठा तो मुझे लगा कि आपसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आपने ही डिस्कस किया था, आईजी इस्लामाबाद रिमूव कर दिए गए थे। वो आईजी इस्लामाबाद जिनको इलेक्शन कमीशन के कहने पर भी रिमूव नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही हुकूमत बदली और हमारे वज़ीर दाखिला लगे तो फिर आईजी हो गए रिमूव और उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट भी होगी। आपने बताया नई अपॉइंटमेंट हो गई। नई अपॉइंटमेंट पे अभी तक कोई आया नहीं और आईजी साहब ने भी यही कहा, नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि नोटिफिकेशन तक हो गया, तो फिर लग क्यों नहीं रहा? आईजी साहब क्यों नहीं आ रहे? 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन रिपोर्ट 2 दिनों में नहीं मांगी जानी चाहिए थी। देखिए मेरे ख्याल 2 हफ्ते तो हो गए हैं ऑलरेडी ना। हाँ, इस केस को उससे ज्यादा 3 हफ्ते हो चुके हैं। साहब ने एक आईजी मांगे कुछ और एक DGFIA मांगे और उन्होंने 2 हजरात को आइडेंटिफाई किया था पंजाब में। ठीक है, अच्छा। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने फ़ौरन नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हमने कहा ख़त्म होगी बात, मगर बात ख़त्म नहीं हुई। तो इसलिए नहीं ख़त्म हुई कि पंजाब हुकूमत कहती है कि हमारे अफसर आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमसे पूछ तो लेते। हमने भी कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, हम भी अच्छे अफसरों को रख के और काम लेना चाहते हैं उनसे, और हमने भी कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं जिसके हमने आइडेंटिफाई किया है इसको। तो आप हमसे पूछे बगैर आपने आई ट्रांसफ़र कर दिया और ये कर दिया, ऐसे नहीं होता। इस लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो पूछ लिया जाता है दोनों दूसरी पार्टी के जहाँ वो पहले पोस्टेड होते हैं। स्पेशली ये प्रोविंशियल और फेडरल मामले जहाँ चीफ सेक्रेटरी हो जाए, आईजी हो जाए, ये बड़े क्रिटिकल पोस्ट होते हैं जिसके अंदर इस्लामाबाद का भी रोल होता है और प्रोविंस का भी रोल होता है। दोनों जब इत्तेफाक करते हैं तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। तो अब बड़ी दफ़ा हुआ है कि इस्लामाबाद ने कहा जी कि हम सिंध के अंदर फलाने को आईजी लगा रहे हैं। आसिफ ज़रदारी ने कहा ना ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं लगावांगे, ऐसे एनो लगावांगे। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर अच्छा जी लगा लें आप, ऐसे ही होता है। तो ये इस दफ़ा उन्होंने पूछे बगैर ये कर दिया। अच्छा, अब क्यों किया? इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कर दो। क्यों? मोहसिन नकवी साहब ने पूछा है। मोहसिन नकवी साहब आजकल जिस किस्म की बातें हो रही हैं, और मैं अब क्या दोहराऊँ, हो रही है ना जो हो रही हैं, तो इसलिए शहबाज साहब ने कहा और मैं उनकी करा कर दो। चाहिए था कि ज़रा मरियम से पूछ लेते। आफ्टर ऑल शी इज़ चीफ मिनिस्टर, उनकी भी तो एक हैसियत है। 100 मिलियन पीपल इन पंजाब, तो ये आप उनके टॉप ऑफिसर्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपने उनसे सलाम दुआ भी नहीं ली, पूछा भी नहीं। ये नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। इट डजंट मैटर कि अंकल वहाँ है और नीस यहाँ है, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट और हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट और हैं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त IMF प्रोग्राम कर रही है, बड़ा अनपॉपुलर प्रोग्राम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है आयशा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए हैं जो आने से नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से वो खर्च कर रही हैं। वो लैपटॉप्स देंगी, आटा सस्ता करेंगी, अस्पताल ठीक करेंगी, ऑर्फन्स को ख्याल करेंगी। वो उनके तो नंबर लग रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के नंबर कट रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि ये बेहतर ये होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रा चीफ मिनिस्टर साहिबा से बात कर लेते कि भाई वो मोहसिन ये कह रहा है, अप्रूव करने से तो पहले इसको कुछ तरीके के साथ करते हैं, आप को हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर आप उसको देख लीजिएगा, तो फिर मोहसिन से भी बात कर लीजिएगा। अच्छा। तो एक आध बंदा दे दें उनको। और फिर जो आप चाहेंगे इधर कर लेंगे। ऐसे किया नहीं, जल्दी में कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो खड़े हो गए, एक ही गल हुई, जड़ा आंदा उन्हें चुक के इधर मारो तो इधर मारो। अब मरियम अपनी एक टीम बना रही है ना यहाँ। लेकिन वो जिनको मांगा गया वो उनकी टीम के नहीं थे, अब वो इनकी टीम में प्रॉब्लम नहीं करेंगे? नहीं, देखिए सिविल सर्वेंट्स किसी के नहीं होते। अच्छा। आप किसी सिविल सर्वेंट से काम करें, उनको पसंद आ जाए कि इसका कारकर्दगी अच्छी है, तो आप चाहेंगे कि ये मेरे साथ रहे। तो मोहसिन नकवी साहब ये जो 2 सिविल सर्वेंट्स हैं इनके साथ काम करना चाह रहे थे और इनको ले जाना चाह रहे थे वहाँ। मैं समझता हूँ अगर सही तरीके से हैंडल किया जाता ना ये, तो ये बिल्कुल उनको मिल भी जाने थे। ये ऐसे नहीं है कि इनको ना मिलते। ये पहले मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था, आते हैं यहाँ, चीफ कॉल ऑन चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कहते कि सलाम दुआ लेके मेरे लायक को खिदमत को प्रॉब्लम है,
मुझे ये 2 लड़के मुझे चाहिए, तो अगर आप इजाज़त दें तो इनको मैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कह के ट्रांसफ़र करा लूँ। क्या कहना था मरियम ने? हाँ, खुशउस्लूबी से हो जाता तो। हाँ, क्यों नहीं पहले भी मुलाकात हुई थी चाहिए आपको। अच्छा, मैं देखती हूँ, मेरा ख्याल है हमने उनको कोई स्पेशल काम तो नहीं दिया हुआ, तो हो भी तो वील अकोमोडेट यू, ऐसी क्या बात है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये होता है। मगर उन्होंने जाके अनाउंस कर दिया कि मैंने 2 मांग लिए हैं इधर से, और उधर से जल्दी से फेडरल गवर्नमेंट का दे दो। मरियम ने कहा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है मरियम इज़ राइट। ये मिस हैंडलिंग हुई है बाय मोहसिन नकवी साहब एंड बाय प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं साफ बात कर रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये एक टीम है, एक ही टीम रहनी चाहिए। मगर चीफ मिनिस्टर होता है, और वो भी पंजाब का। ये करके तो देखें सिंध के साथ, तो पता लगेगा कि मुराद अली शाह और भुट्टो साहब क्या करेंगे, कि वो स्टैंड कैसे लेते हैं। तो ये ना ऐसे करें, डोंट टेक। तो अब ये टसल कहाँ रुकेगी? अल्टरनेट आएंगे या यही नहीं? अब देखिए ना, उन्होंने कह दिया ना कि हाई कोर्ट ने कि आईजी साहब लगाए, मगर देखे ना हाई कोर्ट भी तो बड़ा तेज है ना। 2 हफ्ते दे दिए हैं, ये 2 दिन नहीं दिए आयशा। नहीं, मेरे का 2 दिन का काम कर लेते हैं ना। 1 दिन का काम है। तो अब तरीका इसका यही है कि मोहसिन नकवी साहब अपने घोड़े से उतरे, अच्छा, और आए यहाँ, और चीफ मिनिस्टर साहबा के पास जाएं, सलाम दुआ लें, और कोई इसका हल निकालें कि वो 2 नहीं तो फिर और कोई 2, ताकि वो कह सके मुझे ये मिल गए हैं, वो नहीं मिले, और वो कह सके वो हमने नहीं दिए मगर ये दे दिए, ताकि ये मामला ख़त्म हो। मगर इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर बैठे, मोहसिन नकवी साहब और मरियम बीबी बैठ के इस चीज़ को तय करें। इट्स नॉट लुकिंग गुड। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट इन अ गुड टेस्ट। देखते हैं कब जाके, कहाँ जाके ये मामला सॉल्व होता है और कौन करता है सरेंडर। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक गुत्थी आई है, आपने सुलझानी है डॉक्टर फहीम साहब। अच्छा, कोट अद्दू से एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुताल्लिक। जी, आपने फरमाया कि पाकिस्तान में 30 बिलियन की रिमिटेंस है ओवरसीज पाकिस्तानी से पाकिस्तान की तरफ। जब 30 बिलियन डॉलर एक साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिमिटेंस से मिलते हैं, तो ये फिर 1 अरब डॉलर और ½ अरब डॉलर के लिए ये IMF वर्ल्ड बैंक के तलबे क्यों चाटता है? दसो। बड़ा अच्छा सवाल है जी, मगर आसान जवाब है। पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स जो हैं वो कोई 70 बिलियन डॉलर के करीब हैं, ज़्यादा उससे। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो 30 बिलियन डॉलर, तो एक गैप आ गया 40 बिलियन। ये कहाँ से आएंगे? उसमें से जैसे आपने जिक्र किया, कुछ 30-31 बिलियन रेमिटेंसेस से आ जाते हैं, फिर भी 8-9 बिलियन रह गया, वो कहाँ से आएंगे? पहली बात। उसके अलावा ये सिर्फ इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, उसके अलावा आपने जो डेट सर्विसिंग करनी है, जो लोगों के पैसे देने हैं आउटसाइड द कंट्री, वो भी 7-8 बिलियन डॉलर है पर ईयर। चाइना वाले हैं, IPPs की पेमेंट्स करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये 15-20 अरब डॉलर का एक वैक्यूम है, खसारा है। तो ये कहाँ से ये पूरा होगा? तो ये पूरा होगा, कुछ सऊदी अरेबिया आपको आपके स्टेट बैंक के अंदर 2-3 बिलियन डॉलर डिपॉजिट कर दे ताकि आपके रिजर्व्स बढ़ जाएं। उसके साथ ये है कि कम से कम पैसे तो आ गए। कुछ दुबई से ले लें, 4-5 ये ऐसे इकट्ठा कर लें। कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज करें कि आए लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको डॉलर्स मिलेंगे। रेकोडिक के शेयर्स बेच दें, प्राइवेटाइज़ कर दें फॉरेन कंपनी को, तो कुछ 3-4-5 अरब डॉलर इस तरीके से इकट्ठा कर लें। मगर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो जो 1 बिलियन डॉलर साल का जो लेना है ना आपने IMF से, ये सारी की सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। क्यों? वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी अगर IMF आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखती है तो फिर हम आपको कुछ देंगे, अगर IMF ना कर दे तो फिर हम भी नहीं देंगे आपको। सऊदी अरेबिया कहता है अगर IMF ना कर दे तो हम भी नहीं देंगे। दुबई कहता है अगर IMF ना कर दे हम भी नहीं देंगे। क्यों? IMF इज़ द ग्लोबल लेंडर। IMF जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब IMF कहती है हमारा कोई कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है तो कुछ नहीं मिलता, पहली बात। तो IMF से हर साल 1 या 2 बिलियन डॉलर लेना, उसके साथ आपके बाकी सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक भी देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, फिर जापानी भी दे देते हैं, फिर पेरिस क्लब वाले भी दे देते हैं, फिर कुवैत भी दे देता है थोड़ा बहुत। तो एक पूरा ख़जाना पूरा होने का इम्कान बन जाता है। तो दूसरी बात ये कि IMF की जो लोन होता है वो आधा % या 1% पे होता है। एक समझे किस्म का फ्री पैसा आपको दे देते हैं खर्च करने के लिए।
और वो ये कंडीशन ज़रूर लगाते हैं कि जो पुराने पैसे दिए हैं वो वापस भी साथ साथ करते जाएं। तो इसलिए ये जो खसारा है 15-16 अरब डॉलर का, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसको पूरा करने के लिए IMF से $2 बिलियन हर साल अगर आपको मिल जाए 1% पे, उसके पीछे फिर एक ट्रेन लग जाती है। फिर वर्ल्ड बैंक से भी 1.5 बिलियन मिल जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी 1 बिलियन मिल जाता है, इधर से भी उधर से भी सारे लोग तैयार हो जाते हैं, बिकॉज IMF ने आपके इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया। इसलिए IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो जो पहले था ना फाइनेंशियल एक्शन फोर्स FATF, वो भी उसी के ग्रे लिस्ट में से निकलना था। अगर ना निकलते तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते थे बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड है, तजारत जो है वो इज़ क्रिटिकल टू योर इकोनॉमी, तो इसलिए आपको इंटरनेशनल रूल्स ऑन फाइनेंस एंड लेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स ये आपको फॉलो करनी पड़ती। अभी हाल ही में आपका एक 1 बिलियन का एक बॉन्ड था जो कि होना था पूरा, आपके पास पैसे नहीं थे वो देने के लिए, और उसकी कीमत थी 100, अगर 100 रुपये थी तो 50 पे गिरा हुआ था वो। जैसे ही IMF ने आपको पैसे दिए, आपने फ़ौरन वो जाके बॉन्ड का, हमने कहा आप तैयार हो गए, हम बॉन्ड टाइम पे पैसे दे देंगे। वो टाइम पे पैसे देने के लिए बॉन्ड की कीमत वापस पहुंच गई ऊपर, और लोग तैयार हो गए हैं। आप अगर नया बॉन्ड कोई फ्लोट करेंगे तो लोग ख़रीदने के लिए तैयार होंगे वो। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं। इसलिए IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डोनर्स, पेरिस क्लब, ये सारे जो इदारे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी लाइक पाकिस्तान। या तो ये होता कि आपकी एक्सपोर्ट्स होती 70 बिलियन की और आपकी इंपोर्ट्स होती 30 बिलियन की, तो फिर तो आप ऐसे करके बैठे, चौड़े होके बैठे होते। मगर ये हालात उल्टे हैं। आपने इतने कर्जे लिए हुए कि सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। नंबर 2, आपने अपनी इकोनॉमी को इम्पोर्ट इकोनॉमी बना दी है। यहाँ अब कोई चीज़ बनती नहीं है, या अमेरिका से आती है या यूरोप से आती है और या चाइना से आ रही है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठ गई है और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्टैग्नेंट है, खड़ी है, बढ़ नहीं रही है। बांग्लादेश, वियतनाम, ये आपसे यान खरीद के और वैल्यू एडेड बना के अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन उनके पास है नहीं, और आप जो हैं जिनके पास सब कुछ है, इस साल तो बम्पर क्रॉप आ रहा है आपका कॉटन का, आप जो है आपकी एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं पड़ी हुई है। वाई? आपके एनर्जी कॉस्ट हाई, आपकी सब्सिडाइज्ड जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपने दी, लोग फैटन हो गए हैं और वो चौड़ हो गए। तो इस किस्म के आपके पॉलिसी इश्यूज़ हैं यहाँ। तो IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली IMF का प्रोग्राम जो है उसके साथ मुश्किलात भी करनी पड़ती है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि थोड़ा टेढ़े इत्थे तक निकले है, तो हम जो डाइटिंग करनी पड़ेगी ना टेढ़े में, और रिफॉर्म्स ही करवाते हैं तो फिर थोड़ी वो हो रहा होना हाल। प्रॉब्लम है कि जिन्होंने टेढ़े निकले ने अमीरां दे, उन्होंने टेढ़े अंदर नहीं जाने, गरीब जो बेचारे पहले बड़े ने उन्होंने और बढ़ेंगे। सॉरी। ठीक है, तबसरा बहुत कुछ IMF क्यों पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर होता है, लीकिंग कहाँ कहाँ है, ये आपने जाना। और कुछ मज़ीद जानना चाहें तो सवाल अपने ज़रूर वीडियो मैसेज के ज़रिए इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।